अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज का जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, वो कंटिन्यूटी है हमारी इंटीरियर न्यूट्रिशन की। इंटीरियर न्यूट्रिशन की जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया है, उसका पार्ट 2 भी बनाई है। आज हमारे पास पार्ट 3 है। तो इंटीरियर न्यूट्रिशन पेशेंट के लिए, अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, स्पेशली पेशेंट अगर आईसीयू के अंदर है या सीसीयू के अंदर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्लिनिकल डाइटिशियन या क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो उस चीज़ को सही तरीके से टैकल कर सके। अगर उसको सही तरीके से ये नहीं पता होगा कि हमने किस टाइम के ऊपर इंटीरियर न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, क्या क्या प्रोवाइड करनी है, किन चीज़ों को देखना है, तो उसकी फिर वो सही। अगर वो नहीं, तो फिर वो सही तरीके से पेशेंट को इंटीरियर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूटी चलेगी इंटीरियर न्यूट्रिशन की। इंटीरियर न्यूट्रिशन की कैलकुलेशंस, उसके क्या डाइट प्लान्स होते हैं, क्या डिफरेंट फार्मूलाज हैं, कौन सी फीडिंग ट्यूब्स हैं, वो मैं आपको सारा पढ़ाऊंगी। लेकिन हम इसको नंबर ऑफ लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। एक लेक्चर में इंटीरियर न्यूट्रिशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, और इंशाल्लाह जैसे वो कंप्लीट होगा तो फिर हम पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटीरियर न्यूट्रिशन। अच्छा, इंटीरियर न्यूट्रिशन के अंदर हम ये चीजें तो देखते हैं कि कौन सा फार्मूला पेशेंट को देना है, आपको कौन सी ट्यूब पेशेंट को देनी है, कि आइदर सर्जिकल प्रोसीजर है या ये सारा कुछ। लेकिन वो मेन चीज है वो हमें देखनी पड़ती है कि पेशेंट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, कि जो आपकी एनाटॉमी है, एनाटॉमी या एनाटॉमी दोनों प्रोनाउंसिएशंस जो है वो इसकी ठीक है। ठीक है, एनाटॉमी का मतलब होता है कि आप सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गन के साथ, उसके स्ट्रक्चर के साथ जो है वो डील कर रहे हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के साथ। और अगर आप फिजियोलॉजी की बात करते हो, तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि आप फंक्शन के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तो उसके अंदर हमारे पास क्या चीजें आती हैं। जिस तरीके से हार्ट की बात करें, तो हार्ट का हमारे पास यहाँ पे एओर्टा होता है। ठीक है, हार्ट के वेल्व्स हैं, 4 वेल्व्स हैं। ठीक है, और सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना केवा, ये सारा चीज होती है। ठीक है, ये यहाँ तक जब हम पढ़ेंगे हार्ट को किस तरह चैम्बर्स हैं, यहाँ पे जाता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन है, तो वो तो आपका सारा रहेगा एनाटॉमी की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, लेकिन फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी होती है कि फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन जिस तरह मैं आपको हार्ट की एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ से आपका ब्लड आया आपके बॉडी के अपर पार्ट से, यहाँ से लोअर पार्ट से आया, यहाँ से होके इधर जा रहा है, यहाँ किधर से लंग्स में जा रहा है, ये सारा जो प्रोसेस हम पढ़ते हैं वो फिजियोलॉजी होती है। तो हर ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है। तो जब हम इंटीरियर न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं, तो उसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या उसको ये चीज अलाउ कर रही है कि हम पेशेंट को इंटीरियर या फिर पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास एक मेन चीज आती है जिसको आपको देखना है, दैट्स मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। क्योंकि जब आप इंटीरियर को पास करवाते हो, इंटीरियर में एनजी ट्यूब को यानी कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को या ऑरोगैस्ट्रिक ट्यूब को, या यानी कि आप मुंह से या अपनी नोज से किसी ट्यूब को पास करवाते हो, ताकि आप उस फॉर्मूला के उस थ्रू पेशेंट को फीड प्रोवाइड कर सको। ठीक है, तो उसके अंदर क्या मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कहीं पे कोई रुकावट आ गई है। ठीक है, तो या तो आपकी एसोफेगस में हो सकती है या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम ऐसा ही भी लिखते हैं। ठीक है, एसोफेगस में कैसी हो सकती है, देखो कोई ना कोई पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ हो सकता है पेशेंट का वहां पे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एसिड रिफ्लक्स हुआ, वहां पे वो इश्यू हो सकता है मैकेनिकली को ब्लॉकिंग हो, पेशेंट का वहां पे कोई फॉरेन पार्टिकल अटैच हो गया जिसको हम आगे पढ़ते हैं, या फिर इंटेस्टाइन के अंदर। क्योंकि जब आप एनजी ट्यूब को पास करवाते हो ना, ठीक है, तो ये चीज होती है, या तो आप हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर कि फीडिंग ट्यूब्स कितनी टाइप्स की होती हैं, क्या सारा काम करती है, या तो आप इंटीरियर न्यूट्रिशन की ट्यूब को स्टमक में पास करवाते हैं जिसके लिए हम गैस्ट्रिक का नाम यूज करते हैं, राइट, या तो आप इसको इंटेस्टाइन में करवाते हो, डालते हो। ठीक है, पेशेंट की वाया माउथ या वाया नोज। ठीक है, जिसको हम नेजोगैस्ट्रिक और ओरोगैस्ट्रिक कहते हैं। तो एसोफेगस के अंदर और एसआई के अंदर कोई ना कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। मैकेनिकल का मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको नजर आने वाली हो। ठीक है, जिस तरीके से अब हम फर्दर इसकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, फर्दर हम पढ़ लेते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी का मतलब है कि कैंसर हो सकता है, कैंसर हो सकता है या ट्यूमर हो सकता है वहां पे। ठीक है, इन चीजों की जो है वो वहां पे हो सकती है, प्रेजेंस हो सकता है पेशेंट को जो है एसोफेगस का कैंसर हो, एसोफेजियल कैंसर हो, ठीक है, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोई कैंसर हो, तो ये चीजें जो है ये करती हैं। देन देखो मैलिग्नेंसी, फिर एसोफेजियल कैंसर यानी कि आपको पेशेंट के एसोफेगस के अंदर कोई कैंसर हो सकता है। गैस्ट्रिक कैंसर यानी कि स्टमक से रिलेटेड, स्टमक के किसी पार्ट के अंदर कोई कैंसर हो सकता है। और कॉलन कैंसर, कॉलन कैंसर, अच्छा कॉलन जो है वहां पे हमारा ये चीज होती है कि कॉलन के अंदर कभी भी आपका एनजी जो पास एनजी है, ये आपकी जो इंटीरियर न्यूट्रिशन की ट्यूब है, फीडिंग ट्यूब है, वो हम पास नहीं करवाते। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं
डोडेनम, जेजुनम और इलियम, इनमें हम पास करवाते हैं। और इस वजह हम इलियम के अंदर भी पास नहीं करवाते, वो हम इसलिए पास नहीं करवाते, ये सारी आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये इसके 3 पार्ट्स हैं। इसके बाद आपका वो लार्ज इंटेस्टाइन कॉलन शुरू हो जाता है। तो क्या चीज होती है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। जब जितनी ज्यादा वहां पे अब्जॉर्प्शन होती है वो उधर ही होनी है, वो वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होनी, वो आगे इलियम के अंदर नहीं होती, हल्की फुल्की होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। इसलिए जब भी हम फीडिंग ट्यूब को पास करवाते हैं पेशेंट के अंदर सर्जिकल प्रोसीजर में या उसके मुंह या उसके नोज के थ्रू, तो हम जो है डोडेनम या जेजुनम को यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि पेशेंट ने कोई सर्जरी करवाई, उस सर्जरी की वजह से पोस्ट आपकी जो प्री सर्जिकल पोस्ट सर्जरी थी, उसके बाद कोई ऐसी चीज थी कि आपका जो अंदर से आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, आपकी स्किन जो है वो सही तरीके से हील नहीं की उस तरह, तो ये चीज भी हो सकती है। तो ये चीज भी आपकी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आती है, ठीक है। इंटेरियर न्यूट्रिशन में जब हम ट्यूब को पास करवा रहे हैं, अभी हम ये चीज देख रहे हैं कि क्या पेशेंट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें अलाउ कर रही है कि हम पेशेंट के अंदर इंटेरियर न्यूट्रिशन को, इंटेरियर ट्यूब को इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर ट्रॉमा, ट्रॉमा के अंदर इस वक्त वो ट्रॉमा है, खुदा न खासा पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया या स्केलेटल इतना ज्यादा क्रश हो गया या आपके मसल्स इतने ज्यादा दब गए कि मसल्स जो है वो प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो भी एक आपकी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है कि जब आपके मसल्स ही साथ जुड़ जाएंगे, मसल्स आपके इस चीज को अलाउ ही नहीं करेंगे कि वहां से खाना पास हो, तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। फिर इस केस में हम देखेंगे पेशेंट की स्मॉल इंटेस्टाइन काम करिए या नहीं करिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के मसल्स हुए, और फिर भी जब अगर हम देखेंगे पेशेंट की स्मॉल इंटेस्टाइन भी इफेक्टेड है, पेशेंट का एसोफेगस भी जो है वो इफेक्टेड है, तो उसके अंदर क्या हम करेंगे कि हम फिर न्यूट्रिशन के ऊपर चले जाएंगे, जो कि हम डायरेक्ट उसको उसमें ब्लड के अंदर देते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, फॉरेन बॉडी का मतलब या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई कर जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई म्यूकस वहां पे करवा देता है, या कोई फॉरेन बॉडी समझिए कि खाने के अंदर आपकी कोई ऐसी चीज थी जो आपके अंदर चली गई, वो वहां से स्पेसिफिक एरिया से पास नहीं हो रही है, वहां पे जाके स्टक हो गई, ठीक है। जिस तरीके से आप खाना खाते हो तो आपके मुंह में हड्डी या कोई ब्लैक पेपर आ जाता है, जो आपका साबुत ब्लैक पेपर होता है, तो वो क्या होता है एकदम से आपको खांसी लगती है, आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हो, तो ये आपकी फॉरेन बॉडी है, ठीक है। इसी तरीके से हर्नियास, अब देखो हर्निया क्या होता है कि आपके इंटेस्टाइन का एक पार्ट आपकी बॉडी से बाहर निकल आता है और वो बॉडी के साथ एक पिंच हुए हुए तरीके के साथ जो अटैच होता है, तो वो भी एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की कैटेगरी है। उस टाइम पे स्मॉल इंटेस्टाइन सही तरीके से काम नहीं कर रही होती, इसलिए इसकी हम सर्जरी करवा के जो है वो पेशेंट को आगे फर्दर सही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सारे का सारा आपका मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये पेशेंट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर। नाउ हमारे पास फंक्शनल जो है ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, आप इसको फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कह सकते हो, दूसरा जो है वो आप इसको फिजियोलॉजिकल भी कह सकते हो, ठीक है। फिजियोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन एक तो मैकेनिकल है, ठीक है, एक फिजियोलॉजिकल जो उसके फंक्शन के अंदर क्या चीज जो है वो अफेक्ट कर रही है पेशेंट को, ठीक है। या तो कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई, पेशेंट जो है वो बैरियाट्रिक सर्जरी करवाते हैं ताकि उनका वेट जो है वो ज्यादा स्पीड में लॉस हो, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पेशेंट की बॉडी। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे होता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ऐसे होता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसमें जितने आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सारे आते हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, ये सारे तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो जब ये इम्बैलेंस होंगे तो यानी कि आपकी बॉडी का फंक्शन, बॉडी काम नहीं कर रही है, तो आपकी जब बॉडी काम नहीं कर रही है तब आप पेशेंट को इंटीरियर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये बहुत मेन चीज है। या फिर ऐसी चीज जो आप पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, कि पेशेंट सही तरीके से जो है उसको कुछ याद नहीं रह रहा, या पेशेंट से मूवमेंट नहीं हो रही, या उसे हुआ हुआ है, पेशेंट पैरालाइज हुआ हुआ है, तो ये जो है एक मेन चीज आती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर। और पेन मेडिकेशन, पेन मेडिकेशन का मतलब है कि आप पेशेंट को इतनी ज्यादा मेडिकेशन दे रहे हो कि उसकी चीज स्पेसिफिक उस टाइम के लिए जो है वो हो जाती है, फिर उसको दर्द होती है, वो फिर अपने स्पेसिफिक ऑर्गन को या अपने स्पेसिफिक साइट को उसकी पेन को खत्म करने के लिए लेता है मेडिकेशन। तो उसको मेडिकेशन की इतनी आदत हो जाती है कि वो एरिया इतना अफेक्ट होता है बाद में कि फंक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाता, ठीक है। मेडिकेशन जाके इन चीजों को भी इफेक्ट करती है और मेडिकेशन का साइड इफेक्ट भी हो रहा होता है, तो ये पेन मेडिकेशन के अंदर आता है हमारी फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। देन वी हैव हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी। हीम का मतलब है ब्लड, ठीक है,
और डायनामिक का मतलब है कि किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर क्या टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, क्या फंक्शन किस तरीके से चल रहा है, तो आपकी हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, यानी कि आप अपनी बॉडी को जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जब उसकी एबिलिटी कम होगी, ब्लड की एबिलिटी कि बॉडी में सही तरीके से ब्लड डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रहा, तो आपको जो है वो हाइपोटेंशन हो जाएगी, यानी कि आपका बीपी जो है वो लो होगा। ये होगा तो लो वॉल्यूम होगा ब्लड का। लाजमी सी बात है, ब्लड एक तो ऑक्सीजन को आगे कैरी नहीं करेगा, न्यूट्रॉन्स को आगे कैरी नहीं करेगा, वो खुद नहीं जा रहा, तो वो ऑर्गन जो है आपका वो सारे का सारा डैमेज होने के उसमें रहता है। देन वी हैव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। अच्छा, अगर आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि आपके एसोफेगस में ब्लीडिंग हुई, आपके अगर स्टमक में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करती है। हमें तब भी देखना पड़ेगा पेशेंट को। अगर ये ब्लीडिंग हो रही है, बहुत स्वेयर किस्म की है, पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है, पेशेंट का आईबीएस जो है वो इतना रिस्क के ऊपर चला गया, पेशेंट ने इसको ट्रीट नहीं किया, तो वो सारे का सारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रेन उसके अंदर आता है, ब्लीडिंग के अंदर आता है। ठीक है, जिस तरीके से एसोफेजियल कैंसर है, कैंसर की मैनेजमेंट नहीं हुई तो कैंसर जो है वो ज्यादा, आपको पता है नंबर ऑफ सेल्स जब बहुत ज्यादा डिवाइड कर जाते हैं तब वो ट्यूमर और कैंसर की फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। तो ये ब्लीडिंग उसका इंटरफेयर इस तरीके से करती है कि आपकी इंटेरियर न्यूट्रिशन को पता ही नहीं चलता कि मैंने किधर से जाके उन्हें, आप समझो कि वो आपकी एक तो न्यूट्रिशन लीक होती है उस जगह से, स्पेसिफिक एरिया से, ऊपर से वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ जो उसका फंक्शन है, एसोफेगस का फंक्शन है कि आपके फूड को नीचे लेके जाए, स्टमक का फंक्शन है कि वो एसिड है, वो वहाँ पे एक तो एंजाइम्स को या आपके फूड पार्टिकल्स को छोटा कर रहा है, एंजाइम्स को रिलीज कर रहा है, आपका फूड पार्टिकल एक्शन ऑफ एसिड जो है, आपका एचसीएल जो है वो छोटा हो रहा है, उसके ऊपर एक्शन हो रहे हैं, वो फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो अगर इसी जगह पे कोई कैंसर है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या कोई मसला हुआ है, इस जगह पे कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर वो पार्ट किस तरीके से काम करेगा, वो पार्ट सही तरीके से जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, या एसोफेजियल वेराइसिस। एसोफेजियल वेराइसिस का मतलब, वेराइसिस ये होते हैं कि आपकी जो वेन्स है ना वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं, वो वेन्स जब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं तो उसमें आपका ब्लड फ्लो जो है वो भी होता है, डिस्टर्ब होता है सही तरीके से, बहुत ज्यादा पेशेंट हाइपरटेंशन कैटेगरी के अंदर चला जाता है। दूसरी, वो इतनी डेंजरस होती हैं कि उनके फटने के चांसेस, जब उन पर जरा सा जोर दिया, खुदा ना खास अगर किसी के बाजू का या किसी वेन पर वेराइसिस हुए हैं, यानी कि उसकी जो वेन्स हैं उस हुई हुई है, वहां पे एक तो ब्लड भी जम जाता है, क्लॉट होना शुरू हो जाता है। फिर आप उस पर जितना जोर डालोगे, आपने कोई हैवी वेट को लिफ्ट किया, कुछ किया, तो फट जाती हैं। इसलिए पेशेंट का उस स्पेसिफिक एरिया से खून बहुत स्पीड में रिलीज होता है। ठीक है, तब भी हम नहीं दे सकते। हाँ, अगर पेशेंट का रिस्क कम है कि पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है और उसका पेप्टिक अल्सर जो है वो बहुत टाइट से ट्रीट हो रहा है, आप उसको अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हो और ट्रीटमेंट के साथ सॉरी वो काफी हद तक ट्रीट हो चुका है, वो 70-80%, 20% रह गया, तो उस टाइम पे पेशेंट को अंदर एंटेरियर को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते। फिर लास्ट पे हमारे पास होता है कि स्वेयर मैल एब्जॉर्प्शन। स्वेयर मैल एब्जॉर्प्शन के अंदर हमारे पास क्या आता है कि पेशेंट के इंटेस्टाइन काम ही नहीं कर रहे, पेशेंट को आईबीएस हुआ हुआ है, पेशेंट ने आईबीएस को ट्रीट नहीं किया, तो हम उसका इंटेस्टाइन इसी तरीके से काम नहीं करेगा, हम पेशेंट को एंटेरियर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम सर्जिकल प्रोसीजर के साथ भी उसके अंदर ट्यूब को जो है वो नहीं इंसर्ट करवा सकते। ठीक है, कोई सर्जरी हुई भी इस तरीके की इंटेस्टाइन की जिसमें कोई इन्फेक्शन हो गया था, उसको हम सही करना था, या कोई इस जगह पे कोई मैलिग्नेंसी हो गई थी, उसको सही करना था, जोड़ी या उस पीस को बॉडी से रिमूव करवाया, वो भी एक इशू होता है। ठीक है, या क्रॉन्स डिजीज। अच्छा, क्रॉन्स डिजीज का ये मतलब होता है कि आपका जो आईबीएस है वो बहुत स्वेयर हो गया, जो इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, ये आपकी बहुत ज्यादा स्वेयर हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे डिमेंशिया इसलिए लिखा हुआ है कि जो डिमेंशिया, स्वेयर डिमेंशिया, जो डिमेंशिया यहाँ पे होगा वो स्वेयर की कैटेगरी के अंदर आएगा, यानी कि बहुत ज्यादा हुआ है, स्वेयर डिमेंशिया की कैटेगरी के अंदर आएगा। स्वेयर डिमेंशिया ये चीज होती है कि पेशेंट को चीज भूल जाती है। हर वक्त पेशेंट के साथ तो कोई नहीं हो सकता, थोड़े टाइम के लिए पेशेंट की नर्स या पेशेंट के जो केयर टेकर्स हैं वो थोड़े टाइम के लिए कहीं और हो, तो पेशेंट उस चीज को भूल जाए और दोबारा से उस चीज को यूज कर ले, तो वहां पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, कोई कैंसर है एसोफेगस का या स्मॉल इंटेस्टाइन का, दोबारा से खाना ऊपर से खा लिया, ठीक है, तो वो सारा चीज, सारा जो आपका एक पाथवे है वो खराब हो जाता है, इसलिए स्वेयर डिमेंशिया भी आता है इसके अंदर। ठीक है, टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस जो है वो एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा एक अपर अपने एक बहुत ज्यादा
ऐसे लेवल पे जा चुकी होती है जहां से उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल इम्पॉसिबल हो सकता है। हम पेशेंट को सिर्फ एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी कर सकते हैं। मतलब एक चीज होती है जिसमें हम कहते हैं कि कैंसर जो है ये लास्ट स्टेज के ऊपर है, तो जैसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसका फौरन पता चल गया तो सही होता है, ये टर्मिनल इलनेस की कैटेगरी आती है, ठीक है। उससे मतलब पेशेंट की डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं, ठीक है, वो भी टर्मिनल इलनेस होती है। अगर वो डिजीज है तो फिर भी हम पेशेंट को देखेंगे कि पेशेंट के क्या डिजीज है, किस स्टेज के ऊपर है, कब हुआ कब नहीं हुआ, पेशेंट की क्या एज है, फर्दर उसकी क्या थी। मतलब हम हिस्ट्री चीज को देखते हैं फिर हम कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा हमारे पास एनाटॉमी और फिजियोलॉजी थी पेशेंट की। हम देखेंगे कि उसके अंदर हमें इंटरनल को इंट्रोड्यूस करवाना है नहीं करवाना। कोई चीज आपको नहीं समझ आई आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्री में आपको इंटरनल न्यूट्रिशन सारा सिखा रही हूँ। इंटरनल न्यूट्रिशन एक क्लिनिकल डाइटिशियन के लिए, क्लिनिकल न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर मतलब न्यूट्रिशन पढ़नी आपके लिए बहुत मुश्किल होती है। आप सिंपल सिर्फ उस न्यूट्रिशन पे रहते हो जो आप देख लो कि एप्पल के अंदर क्या है, ऑरेंज के अंदर क्या है। लेकिन अगर आप वांट टू वर्क इन हॉस्पिटल सेटिंग तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीजें जो है ये समझनी पड़ेंगी, ये करनी पड़ेंगी। बीइंग अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। दूसरी चीज मैं आपको इसकी कैलकुलेशन सिखाऊंगी, इसके डाइट प्लान सिखाऊंगी। इंटरनल न्यूट्रिशन के जो है सबसे आम पर थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ लेते हैं। आपके पास 1000 बुक्स हैं, हम वहाँ से इंटरनल फिर इंटरनल न्यूट्रिशन को पढ़ लोगे। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कैलकुलेशन हॉस्पिटल्स में सीखी, पेशेंट को प्लान्स बना के दिए इंटरनल के पेरेंटल के, तो वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोगों में इस चीज की नॉलेज मिल सके, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी जगह के ऊपर जाते हो तो आपको चीजें हो तो जाती हैं, लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस बनता है एक चीज सिखा रहा है और फ्री में सिखा रहा है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे सारे सीख सकते हैं। कोई आपके पास वो नहीं है कि आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ जो है वो देने पड़ेंगे, कोई डॉलर देने पड़ेंगे, आपको रुपीज देने पड़ेंगे वीडियो क्लिक करने के लिए। फ्री वीडियो है, सारा एक्सपीरियंस चीजें हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो मैंने मतलब सीखी अपने हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर सीखी, सारा कुछ किया, पेशेंट्स को बना के दिया। तब मुझे पता चला कि हाँ पेशेंट इस तरीके से होता है, पेशेंट वैसे होता है, पेशेंट के अंदर इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, पेशेंट को किस टाइप पे हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं इंटरनल को, ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आज का लेक्चर था। कोई चीज आपको नहीं समझ आई है पूछ सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।